तो ठीक है, हम शुरू करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है संश्लेषित बहुलक। अगर थोड़ा सा ध्यान करें तो इसके बारे में आप बी 12th में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है। हम बेसिक बेसिक आइडिया पे आते हैं। बहुलक किसे कहते हैं? दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, बहु और लक। बहुलक का मतलब होता है ढेर सारी इकाइयां। तो उच्च आणविक द्रव्यमान वाला ऐसा यौगिक जो बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, उसे बहुलक कहते हैं। पहली बात। दूसरा, इसमें बनाने वाले छोटे छोटे अणुओं को हम एकलक या इकाइयों के नाम से जानते हैं। जैसे आप देखिए, पॉलीएथीन। पॉली मतलब ढेर सारे, एथीन यानी एथीन के अणु। तो जब ढेर सारे एथीन के अणु आपस में जुड़ते हैं तो ये एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसमें इकाई के रूप में एथीन ही होता है, लेकिन इसकी लंबी श्रृंखला होती है, दोनों साइड खूब सारे जुड़े होंगे। तो ये कहलाए बहुलक। अब बहुलकों को अगर हम देखें तो बहुलक मूल रूप से दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। उत्पत्ति के आधार पे प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक जीवित वस्तुओं, जीवित चीजों या जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, जिनमें से आप देखिए तो आपको मिलेगा एमाइलोपेक्टिन, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, प्राकृतिक रबर। ये सब किसके उदाहरण हैं? प्राकृतिक बहुलक के, क्योंकि ये जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। दूसरी कैटेगरी है संश्लेषित बहुलक की। इस तरह के बहुलक प्रकृति में नहीं पाए जाते। इन्हें प्रयोगशाला में रसायनों की सहायता से बनाया जाता है, जिसमें पॉलीएथीन है, नायलॉन है, रेयॉन है, डेक्रॉन है, टेफ्लॉन है। इस तरह के बहुलक इसके अंतर्गत है। तो अब हम देखेंगे कि और क्या है। तो बहुलीकरण अभिक्रियाओं के प्रकार अगर हम देखें, भाई जिन अभिक्रियाओं से ये अणु आपस में जुड़ते हैं, उन अभिक्रियाओं को बहुलीकरण कहा जाता है। तो बहुलीकरण अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। बहुलीकरण अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक है योगात्मक बहुलीकरण या श्रृंखला वृद्धि। योगात्मक या श्रृंखला वृद्धि। तो अगर हम ध्यान से समझें तो योगात्मक या श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण में इस तरह की अभिक्रियाएं आती हैं जिनमें अणु परस्पर जुड़ते चले जाते हैं बिना किसी छोटे अणु के निष्कासन के। यानी इन अभिक्रियाओं में जब अणु आपस में जुड़ते हैं तो किसी भी छोटे अणु को बाहर नहीं निकाला जाता है, ये सीधे जुड़ते जाते हैं। स्वाभाविक तौर पे ऐसे अणु असंतृप्त होते हैं। तो दो तीन बातें ध्यान रखेंगे कि इनमें जो एकलक अणु होते हैं वो असंतृप्त अणु होते हैं, ज्यादातर असंतृप्त अणु होंगे। दूसरी बात, इनमें छोटे अणुओं का निष्कासन नहीं होता, यानी उप उत्पाद नहीं बनते हैं। ये ध्यान रखना है। जैसे ये वाला रिएक्शन आप देखो, पॉलीएथीन। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ कि पहले दो पॉलीएथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, मान लो कि इसको हमने उत्तेजित कर दिया किसी तरीके से, इसमें कोई चीज जोड़ दी, एक उत्पाद जोड़ दिया, मान लो आर करके एक चैन जोड़ दी, R+ के रूप में।
तो क्या हुआ कि ये R इधर जुड़ गया, ये मिल गया R CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। अब ये R CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस दूसरे CH2 डबल बॉन्ड CH2 से जुड़ेगा, ये भी जुड़ जाएगा। यानी अब हो गया R CH2 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 CH2। फिर ये इससे जुड़ेगा, फिर 4 की जगह 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। इस दौरान आप देखिए कोई भी बाई प्रोडक्ट, छोटा उत्पाद बाहर नहीं निकला, ये सिर्फ जुड़ रहे हैं। इस तरह की अभिक्रियाओं में यदि अभिक्रिया को एक बार प्रारंभ कर दिया जाए तो अभिक्रिया निरंतर स्वतः ही चलती रहती है। इसलिए चैन रिएक्शन या श्रृंखला अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। तो पहला हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ठीक है, इसके बाद बारी आती है इसके बाद बारी आती है संघनन अभिक्रिया या चरण वृद्धि अभिक्रिया। संघनन या चरण वृद्धि, इसमें एकलक इकाई जो होती है वो भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह वाले अणु होते हैं। दूसरी बात, इनमें छोटे उपजात अणुओं का निष्कासन होता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आपको डेक्रॉन बनाना है। तो डेक्रॉन दो चीजों से मिलकर बनता है। एक है टेराथैलिक एसिड। टेराथैलिक एसिड होता है बेंजीन के दोनों साइड COOH लगा हो। ठीक है, इसके बाद एथिलीन ग्लाइकॉल HOCH2CH2OH। तो आप देखिए पहले वाले यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह है, क्रियात्मक समूह, दूसरे वाले में अल्कोहल है, तो अलग अलग क्रियात्मक समूह है। ये आपस में क्रिया करेंगे तो एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा। आप देखें जल का अणु बाहर निकल गया। आगे आप फिर से इसमें एक टेराथैलिक अम्ल की क्रिया कराए तो उधर जुड़ जाएगा, एथिलीन ग्लाइकॉल की क्रिया कराए तो इधर जुड़ जाएगा। तो चैन को कितना लंबा करना है ये आपके नियंत्रण में है। अगर आप अभिक्रिया यहीं रोकना चाहते हैं तो रुक जाएगी। इसका मतलब हुआ कि इस तरह की अभिक्रियाओं में अनेक पद होते हैं जिनमें प्रत्येक पद में बना हुआ यौगिक एक स्थायी अणु होता है। नंबर दो, इन क्रियाओं को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, अतः बहुलक में कितने लंबी श्रृंखला चाहिए इसका निर्धारण हम आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया आपका। बारी आती है रिएक्शन क्रिया विधि से है, आयनिक बहुलीकरण, ये बहुलीकरण वो तो हम देख चुके हैं। आप देखेंगे जीग्लर नाटा बहुलिक, तो बहुलीकरण की कुछ क्रिया विधियां यहां दी हुई हैं, मैं आपको वो बता देता हूं।
बहुलीकरण की क्रियाविधियां, मेनली इस क्रियाविधि को हम पॉलीएथीन के संदर्भ में देखेंगे कि भाई पॉलीएथीन में क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुक्त मूलक क्रियाविधि, ठीक है ना। मुक्त मूलक क्रियाविधि में क्या होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए। तो पहले तो रिएक्शन देखिए कि मान लीजिए एन अणु CH2 डबल बॉन्ड CH, मैं यहां Cl रख रहा हूं, आप Cl की जगह Cn भी रख सकते हैं। आप दो तीन चीजें बदल सकते हैं, NH2 रख सकते हैं, OH रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। मैं Cl रख रहा हूं क्योंकि ये एक यौगिक भी है। ये किसकी उपस्थिति में क्रिया करता है, तो ये कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति है, बेंजोइल परऑक्साइड। बेंजोइल परऑक्साइड क्या है, C6H5COO ट्वाइस। तो इसकी उपस्थिति में क्रिया कराने पर CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl और ये बहुलक बन जाता है। क्रियाविधि क्या है, क्या होता क्या है देखें जरा। तो क्रियाविधि कहती है कि सबसे पहले बेंजोइल परऑक्साइड C6H5C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, इसके अणु में समांश विघटन होता है। समांश विघटन से क्या होगा, ये बीचों बीच टूट जाएगा, बीचों बीच टूट जाएगा प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये बनाएगा C6H5C डबल बॉन्ड O मुक्त मूलक, दो अणु ऐसे बनेंगे। ये दोनों ही अस्थाई है, मुक्त मूलक है, तो ये पूरा यहां से निकल जाएगा। अब आपके पास बचा दो C6H5 का मुक्त मूलक प्लस 2CO2 बाहर हो गया। बना हुआ जो मुक्त मूलक है C6H5 वो आक्रमणकारी अभिकर्मक है हमारे लिए। तो प्रथम पद जिसको हम बोलते हैं श्रृंखला समारंभन, श्रृंखला आरंभ पद या आरंभन पद, इस पद में C6H5 का मुक्त मूलक क्रिया करता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl से, और इस बंध को मुक्त मूलक तोड़ के ये दोनों जुड़ जाएंगे, मुक्त मूलक यहां आ जाएगा, ठीक है। और आपको मिलेगा पहला उत्पाद C6H5CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl, सॉरी CHCl, यहां मुक्त मूलक। ये एक क्रियाशील इकाई है, क्योंकि ये मुक्त मूलक है तो मुक्त मूलक क्रियाशील होते ही हैं। तो अब दूसरे पद में जिसको हम बोलते हैं श्रृंखला संचरण, श्रृंखला की वृद्धि, कैसे श्रृंखला आगे बढ़ेगी, तो हम नोटिस करते हैं कि हमारा ये बना हुआ उत्पाद C6H5CH2CHCl का मुक्त मूलक, ये अगले पद में फिर CH2 डबल बॉन्ड CHCl के एक दूसरे अणु से क्रिया करेगा, ये बंध टूटेगा, ये मुक्त मूलक बनेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, फिर एक नया चैन बन गया C6H5CH2CHCl, ये जुड़ गया फिर से CH2CHCl से, और मुक्त मूलक यहां आ गया। आगे ये क्रिया एक बार और हम कराएंगे, एक बार और चैन आगे बढ़ाएंगे, वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, एक स्टेप और कराते हैं। श्रृंखला संचरण में हमेशा कोशिश करें कि कम से कम दो स्टेप लिखा करें। बात तो एक ही स्टेप में क्लियर हो जाती है, लेकिन दो स्टेप लिखना चाहिए। फिर से ये CH2 डबल बॉन्ड CHCl से क्रिया करेगा,
फिर वही होगा, इन दोनों के बीच बंध बन जाएगा और आपकी चैन बढ़ती चली जा रही है। ये इस तरीके से हमारा चैन लंबा होता चला जाएगा, हर पद में लंबा होता चला जाएगा। अब आखिरी है तृतीय पद। तृतीय पद यानी श्रृंखला समापन। तो पहला, दूसरा और तीसरा पद हो गया हमारा श्रृंखला समापन। अच्छा, ये जो पहला मैंने लिखा है ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। तो श्रृंखला समापन कई तरीके से हो सकता है। कैसे हो सकता है? पहला हो सकता है युग्मन। युग्मन का अर्थ है C6H5 के बाद ढेर सारे हमारे CH2CHCl के इकाइयां CH2CHCl, ये एन अणु है, ये मुक्त मूलक के रूप में है ना। जितनी लंबी चैन बनानी है बीच में आप जोड़ सकते हैं। ऐसी दो इकाइयां आपस में भिड़ जाए, तो जब दो इकाइयां आपस में भिड़ जाएंगी तो क्या होगा? CH मुक्त मूलक Cl CH2, फिर ब्रैकेट हमने ले लिया CHCl CH2 n इकाई C6H5। तो ये आपस में जुड़ जाए, ये बंध बन गया, दोनों का मुक्त मूलक संतुष्ट हो गया। अब अगले उत्पाद में कोई मुक्त मूलक नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों के जो मुक्त मूलक एक एक इलेक्ट्रॉन है वो बंध गए। तो इस तरीके से जो उत्पाद बनेगा वो होगा C6H5 CH2CHCl N CH2CHCl बॉन्ड CHCl CH2 CHCl CH2 C6H5N। तो ये बन गया आपका, ठीक है ना। अब इसके बाद असमानुपात या विघटन हो जाए, तो विघटन कैसे हो सकता है? विघटन की स्थिति में आप देखेंगे कि अणु दो अलग अलग रूपों में टूट सकता है। दूसरा कह रहा है भाई विषमानुपाती विघटन। विषमानुपाती विघटन में क्या होगा? अणु इस तरीके से टूटेगा कि एक का एंड जो है वो CH3 में बदल जाएगा और दूसरा जो है वो डबल बॉन्डेड रह जाएगा। कैसे होगा देखें। मान लीजिए C6H5 CH2CHCl CH2CHCl, मैं तीन ले लेता हूं, CH2CHCl, ये आपका मुक्त मूलक की अवस्था है। ऐसी स्थिति में अगर आप देखें कि चैन, एक और ले लो, इस तरीके से दो हिस्सों में बटे कि आपका ऐसा, और इसका एक हाइड्रोजन यहां चला जाए तो ये CH3 बन जाएगा, ठीक है। और इससे बेहतर तरीका हो सकता है, इससे बेहतर तरीका हो सकता है CH2CHX CH डबल बॉन्ड CHX, इसका एक हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे टूटेगा। यहां से टूटेगा और यहां नहीं है फ्री रेडिकल,
ये तो ठीक है कि एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। विषमानुपात C6H5CH2CH Cl CH2 CH3 CH2CH या सिंपल CH2Cl रहे। CH2CH3 प्लस दूसरा हिस्सा आपका टूट के बनाएगा CH2CHCl। यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा एक, और फिर CH2CHCl, CH इस साइड भी CH डबल बॉन्ड CHCl। तो दो हाइड्रोजन यहां से निकल के इसमें जुड़ जाएंगे, एक तो CH3 बना देंगे और उनमें डबल बॉन्ड लग जाएगा। ये है विषमानुपात। इस तरीके से टूटना कि एक हिस्सा संतृप्त रहे और एक हिस्सा असंतृप्त रहे। ठीक इसी तरीके से आपका आयनिक विलायक विनाइल बहुलीकरण भी संभव है। एक पद देख लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। दूसरा है आपका आयनिक क्रियाविधि। आयनिक क्रियाविधि के दो हिस्से हैं हमारे पास। एक है आपका धनायनिक योगात्मक बहुलक और एक है ऋणायन बनाते हुए। तो पहले देख लेते हैं धनायनी बहुलीकरण। तो यहां क्या होता है, अम्ल की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। मैं पहले क्रिया लिख दूं। मान लो CH2 डबल बॉन्ड CHX कोई इकाई है जो अम्ल की उपस्थिति में बहुलक बनाती है। तो क्रिया विधि क्या होगी? क्रिया विधि में पहला पद वही समारंभन पद होगा, श्रृंखला का शुरू करना। श्रृंखला शुरू कैसे होगी? HX टूटेगा और बनाएगा H प्लस प्लस X माइनस, और HX जो है जब ये H प्लस किससे जुड़ेगा? CH2 H प्लस CH2 डबल बॉन्ड CHX। तो ये डबल बॉन्ड पूरा उठ के इससे जुड़ जाएगा और ये बना लेगा CH3 CHX, इसके ऊपर धन आ जाएगा। अब ये क्रियाशील हो गया, यानी पहले पद में धनायन का निर्माण हुआ, कार्ब धनायन। दूसरा है श्रृंखला संचरण। श्रृंखला का आगे बढ़ना। तो श्रृंखला कैसे आगे बढ़ेगी? ये CH3CHX जो धनायन है ये अगले CH2 डबल बॉन्ड CHX से क्रिया करेगा, इसका बॉन्ड उठ के यहां आ जाएगा और ये बना लेगा CH3CH2CHX। यहां धनावेश आ गया। अगले पद में मैं फिर से ले लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CHX, तो ये फिर से बंध बना लेगा CH3CHX CH2CHX CH2CHX, ये फिर धनायन बन गया। यानी इस पद में लगातार जुड़ते जाने से भी धनायन ही बन रहा है, स्थायी यौगिक नहीं बन रहा है। तो ये श्रृंखला बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अब अंतिम पद हमारा है, स्क्रीनशॉट ले लें।
तीसरा पद है समापन, श्रृंखला समापन। समापन कैसे करेंगे? उस धनायन को संतुष्ट करने के लिए एक प्रोटॉन निकाल दीजिए तो समापन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आप कोई ऋणायन जोड़ दीजिए। तो पहला चीज है कि हम क्या कर सकते हैं, CH3 CH CH X, फिर CH2 और CHX की ढेर सारी इकाइयां हैं, जिसके बाद CH2 CHX है। अब आप चाहे तो दो चीज कर सकते हैं, कोई ऋणायन इस पे जोड़ दीजिए। कोई ऋणायन के रूप में आपके पास यहां दिया हुआ है कोई बेस हाइड्रोक्साइड के रूप में, तो मैं यहाँ B- ले रहा हूं। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका उत्पाद बन जाएगा CH3 CHX CH2 CHX N यूनिट CH2 CH2X हो गया जी, सॉरी CHX B हो गया। तो ये स्थाई हो गया। यह एक तरीका और भी है कि आप यहां से एक हाइड्रोजन का निष्कासन करा दे तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। दोनों ही तरीके से हमारी श्रृंखला रुक जाएगी। यह है धनायनी बहुलीकरण। ऋणायनी बहुलीकरण कब होता है? जब क्षार की उपस्थिति में हो। तो ऐसे में क्या होता है, एक प्रोटॉन हट जाएगा और माइनस चार्ज आ जाएगा, यानी प्लस की जगह यहां क्या आ जाएगा, माइनस, और माइनस आगे बढ़ेगा। सेम तरीका है। तो पहला पद बस ध्यान देंगे तो आगे के दो पद आप खुद आराम से बना सकेंगे। ठीक है, तो ये आपका हुआ बहुलीकरण के बारे में संश्लेषित बहुलक। कल हम देखेंगे जीग्लर नाटा बहुलक क्या है और ये किस तरीके से उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन बनाने में काम आता है, और कुछ 7-8 बहुलकों के बारे में पढ़ के ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, चलिए आज के लिए यहां तक।